अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 12 अप्रैल 2023। विषय है कांग्रेस के पास ठोस कार्य योजना नहीं। यह आलेख लिखे हैं नीरजा चौधरी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गंभीर छवि बनी है। इस यात्रा को लोगों ने भी सकारात्मक ढंग से लिया। उस यात्रा के दौरान मैंने महाराष्ट्र में कई लोगों से बातचीत की थी। इस बात से बहुत संतुष्ट दिख रहे थे कि राहुल गांधी पैदल चलकर उनकी बात सुनने आए हैं, जो किसी अन्य नेता ने नहीं किया है। अब इस यात्रा के राजनीतिक असर की बात करें तो अभी यही दिख रहा है कि लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ी है, पर वे अभी इंतज़ार कर रहे हैं और आगे की गतिविधियों पर उनकी निगाह है। कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह उसके संगठन की है। आपकी छवि अच्छी हो सकती है, पर उसे वोट में बदलने के लिए अच्छा संगठन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब तक कांग्रेस चुनाव जीतना शुरू नहीं करती, तब तक लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक राजनीतिक दल के लिए मुद्दे उठाने के साथ साथ जीत हासिल करना भी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने और चुनाव जीतने को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। कर्नाटक का चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कांग्रेस के लिए उसी तरह की अहमियत रखता है जैसा भाजपा के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अगर भाजपा उस चुनाव में जीत नहीं पाई होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वह शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाती, जो विभिन्न संकेत मिल रहे हैं। उनसे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस आगे है। भाजपा चाहती है कि कर्नाटक विधानसभा में किसी दल को पूरा बहुमत नहीं मिले और वह जोड़ तोड़कर अपने नेतृत्व में संगठन सरकार बना ले। वहाँ कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं सिद्धारमैया और DK शिवकुमार में आपसी मनमुटाव की खबरें आती हैं, पर दोनों कह रहे हैं कि वे मिलकर पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश में हैं। इस मामले को कांग्रेस को तुरंत ठीक कर लेना होगा, क्योंकि यह चुनाव उसके लिए बहुत मायने रखता है। इसी चुनाव से अगले लोकसभा चुनाव का आधार बनेगा। इसी से यह तय होगा कि भाजपा अखिल भारतीय पार्टी है कि नहीं, दक्षिण में उसकी पैठ रहती है कि नहीं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से इस चुनाव का बड़ा महत्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्तर पर कांग्रेस संगठन को बेहतर करने के में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के बाद ऐसा कर सकते हैं। जिन जगहों से वे गुजरे थे वहां 2-4 दिनों में के शिविर आयोजित कर सकते थे। ऐसे कार्यक्रमों से उन लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जा सकता था जो उनकी यात्रा से प्रभावित हुए थे। इससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता था। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या करना है, उसका राजनीतिक लाभ कैसे लेना है, इस संबंध में कांग्रेस ने कोई कार्य योजना तैयार नहीं की है। उसके बाद राहुल गांधी ने अदानी प्रकरण को उठाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय पर विपक्षी दलों में आम सहमति का अभाव दिखाई देता है। चुनाव अभियान को गति देने के लिए विपक्ष के पास ठोस मुद्दों का होना जरूरी है। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को कुछ कहना मायने रखता है। इससे लगता है कि इस मामले पर विपक्ष में दरार है। पवार विपक्षी एकता से अलग नहीं होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ दांव पर लगा है और अनेक आंतरिक सर्वेक्षणों में बताया गया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना
एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन आगे है, पर शरद पवार के बयान से झटका तो लगा ही है तथा लोगों में एक संकेत भी गया है कि मुद्दों पर विपक्ष एकजुट नहीं है। इस प्रकार सावरकर पर सवाल उठाकर आप महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एकता नहीं बना सकते हैं। तो उस सबसे अहम सवाल है कि कांग्रेस और विपक्ष का नैरेटिव राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर क्या होगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी टक्कर भाजपा से है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और काफ़ी हद तक कर्नाटक भी, वहां कांग्रेस का संगठन किस मजबूती से खड़ा होता है, यह देखने वाली बात होगी। राजस्थान में पार्टी के भीतर जो पुरानी दरार है उसे पाटा नहीं जा सकता है और वह फिर उभर आई है। आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करता रहा। कहा गया कि अशोक गहलोत को केंद्रीय राजनीति में लाया जाएगा। ऐसा होता तो कांग्रेस के लिए अच्छा ही होता। पिछले अक्टूबर में यह भी तय हो गया था। इतने लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल नहीं कर पाना नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है। अब वहाँ क्या स्थिति बनेगी, अभी इस बारे में केवल कयास ही लगाया जा सकता है। वैसे भी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी को अब और अधिक झटका लग सकता है। यह भी समझा जाना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की स्वीकार्यता शुरू से नहीं रही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा करने और इससे पार्टी में उसके नेतृत्व को मजबूती मिलने से भी विपक्षी एकता में समस्या पैदा हुई है। भले ही राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं किया जाए, पर जिस तरह से वे मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं, उससे वास्तव में वही चेहरा बनकर उभरते हैं। यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि विपक्ष के नेता का मामला भाजपा को ही फायदा पहुंचाता है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष को तो भाजपा को एक सीट पर आमने सामने टक्कर देनी है और अगर उन्हें जीत हासिल करनी है तो उनकी कोशिश यह होनी चाहिए कि हर सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो संयुक्त विपक्ष का वोट भाजपा के वोट से ज़्यादा है। रही बात नेता की, तो उसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा, पहले नहीं। अगर नेता तय करने के मसले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पड़ जाते हैं तो उससे भाजपा को ही फायदा होगा, क्योंकि उसके पास एक मजबूत नेता है और विपक्ष के पास यह स्थिति नहीं है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो खड़गे ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि विपक्षी एकता में वे किसी तरह की बाधा नहीं बनेंगे। अगला आलेख है बारिश का अनुमान। गर्मी के मौसम में तापमान के औसत में से अधिक रहने की चिंताओं के बीच मानसून को लेकर आशंकित होना स्वाभाविक है, पर भारतीय मौसम विभाग का आकलन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में सामान्य बारिश होगी। मानसून को लेकर यह विभाग का पहला आधिकारिक अनुमान है। यह आकलन मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुमान से अलग है, जिसमें कहा गया है कि एशिया में अल नीनो के गंभीर होने के आसार हैं। इस आधार पर इस एजेंसी का आकलन है कि जून से सितंबर की अवधि में बरसात और औसत 86.8 सेंटीमीटर रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने भी अल नीनो के मौजूद खतरे को रेखांकित किया है, पर उनका मानना है कि इससे बरसात पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंद महासागर के तापमान रुझान और उत्तरी गोलार्ध में बर्फ आवरण के नीचे रहने से
अल नीनो का प्रभाव कमतर होता जाएगा। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग और स्काईमेट के बरसात के आकलन लगभग समान हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि मानसून में बरसात का औसत 87 डिग्री सेंटीमीटर रहेगा। यह भी कहा गया है कि सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना 67% है। निश्चित रूप से यह सूचना किसानों के लिए संतोषजनक है, क्योंकि हमारी अधिकांश खेती सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है। बारिश का पानी नदियों और जलाशयों तथा भूजल के स्तर को बढ़ाता है। ऐसे में अगर सामान्य से कम बरसात से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दीर्घकालिक औसत के ठीक रहने के साथ साथ मानसिक बरसात का भी सामान्य रहना जरूरी है। स्काईमेट ने अधिक आशंका जताई है कि इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन से जो सब क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं उनमें भारत भी है। हाल के वर्षों में अचानक भारी बारिश और बेमौसम की बरसात के अलावा हमारे देश के कई इलाकों को सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। मानसिक बरसात में उतार चढ़ाव का सीधा मतलब यह है कि कुछ जगहों पर बहुत अधिक बारिश हो सकती है तो कुछ जगहों पर कम। कृषि के लिहाज से अहम उत्तर भारत के क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उससे पहले जाड़े में तापमान अधिक होने से गेहूं की पैदावार में कमी आई है। ऐसे में उन इलाकों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां कम बारिश हो सकती है। साथ ही हमें हर स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत होना चाहिए ताकि पानी की कमी न हो। अगला आलेख है लोकहित के लिए बने स्वास्थ्य नीतियाँ। लोकहित के लिए बने स्वास्थ्य नीतियाँ। यह आलेख लिखे हैं उमेश चतुर्वेदी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। धरती का भगवान डॉक्टरों को कहा गया है, लेकिन क्या ये भगवान सचमुच अपनी इस भूमिका को निभा पा रहे हैं? उदारीकरण के बाद जिन पेशों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है उसमें चिकित्सा व्यवसाय भी एक है। उदारीकरण के असर की शायद आशंका ही थी कि शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य के हवाले करने की मांग होती रही है, पर इसे सरकारों ने लगातार अनदेखा किया। अब राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जो स्वास्थ्य को एक तरह से नागरिक का अधिकार बनाने को तैयार हो गया है, लेकिन राज्य में पहले निजी और फिर सरकारी डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों इसके विरोध में उतर आए। संविधान के मुताबिक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है। वैसे अनुच्छेद 21 में नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार भी मिला हुआ है। कहा जा सकता है कि आज़ादी के 75 साल बाद किसी राज्य सरकार ने इस अधिकार की सुध ली है और उसमें सितंबर 2022 में इस सिलसिले में कानून बना दिया। चूँकि राज्य में कुछ महीने बाद चुनाव है तो अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को इसमें सियासी फायदा नज़र आ रहा है। इस कानून का विरोध कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि इसके लागू हो जाने पर डॉक्टर स्वतंत्र होकर मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। देश की स्वास्थ्य सेवा में पैसे का कितना बोलबाला बढ़ गया है, इसे देखने के लिए ईश्वर ना करे किसी को गंभीर रूप से बीमार होना पड़े। अगर आप सरकारी अस्पताल में पहुंच गए तो यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा कि आपका किसी भले डॉक्टर से पाला पड़े। रही बात निजी अस्पतालों की, तो वहां जाते ही सबसे पहले आपकी जेब की तलाशी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में जानबूझकर इतने टेस्ट करा लिए जाएंगे, ऐसे ऑपरेशन कर लिए जाएंगे जिनकी उस रोग विशेष में ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली के
सफदरजंग अस्पताल में अधिक कीमत के सामान लेने और डॉक्टर के सुझाए जांच की केंद्र जाने के लिए रोगी पर दवा बनाने के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की मौजूदा सरकारों का दावा है कि उनके यहाँ विकास की धारा बह रही है, लेकिन आप यदि इन राज्यों के कस्बों और जिलों में पिछले एक दशक में बने बेहतरीन मकानों की जानकारी लें तो आपको ज़्यादातर मकान या तो ठेकेदारों के मिलेंगे या डॉक्टरों के। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के सहायक प्रबंधक का कहना था कि कोरोना के पहले मेडिकल की दुकानों, टेस्ट लैबों और अस्पतालों में उसने मोटी रकम बतौर कर्ज 5 या 7 साल के लिए ली थी, पर उन्होंने कोरोना के दौरान ही उसे चुका दिया। महामारी के काबू में आ जाने के बाद आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उदारीकरण के बाद चिकित्सा व्यवस्था के निजीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौर में गंभीर रोगों के इलाज के बाद कई परिवार गरीबी रेखा के से नीचे आ गए हैं। कुछ साल पहले हरियाणा सरकार ने एक हमले में पीड़ित व्यक्ति को दिल्ली के एक 5 सितारा अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके निधन के बाद भी अस्पताल बिल बढ़ाने के चक्कर में लगे उसे मृत घोषित नहीं किया था। उस पीड़ित का परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे आ गया था। शायद ऐसा ही वजह रही कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार देने की पहल की है। इस अधिकार के तहत अब अस्पतालों को सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों का इलाज करना होगा तथा आपात स्थिति में उन्हें उचित अस्पताल रेफर करना होगा। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित का तत्काल इलाज करना होगा। ये सारे प्रावधान भले ही जनहित में हो, लेकिन इससे डॉक्टरों की कमाई पर ब्रेक लगने का अंदेशा है, इसलिए वे इस कानून के विरोध में हैं। यह भी दिलचस्प है कि जो कांग्रेस उदारीकरण का जरिया बनी वही अब लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रही है। उदारीकरण जिस पश्चिमी धरती को से आया है वहाँ स्वास्थ्य पर सरकार खर्च और बजट ज़्यादा है। इटली में यह सबसे ज़्यादा है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देशों में स्वास्थ्य पूरी तरह राज्य यानी सरकार का विषय है। ब्रिटेन और अमेरिका में निजीकरण के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अच्छा है। ब्राज़ील अपने नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को भी तकरीबन मुफ्त इलाज मुहैया कराता है। गहलोत सरकार की पहल की तरह तमिलनाडु स्टालिन सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुए 6 महीने हो चुके हैं। डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन जब इसे लागू करने की बारी आई तो डॉक्टर विरोध में उतर आए। राज्य में चूंकि कुछ महीने बाद चुनाव होना है तो डॉक्टरों को लगता होगा कि वे राजनीतिक दलों से अपनी बात मनवा लेंगे, पर अब इस अधिकार से इनकार कर पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा। इस अधिकार को लागू करना ही पड़ेगा। राजनीति के झुकने से यह संदेश जाएगा कि राजनीति का लोकहित से कोई लेना देना नहीं है। अगला आलेख है सुकून की सौगात। यह आलेख लिखे हैं मोनिका शर्मा, जो एक स्वतंत्र लेखिका हैं। आसक्त मन सदा शांति की तलाश में रहता है। इच्छाओं का घेरा मन को व्याकुल किए जा रहता है। असल में अनुरक्ति या लगाव के मूल में कोई ना कोई डर छिपा होता है। संबंधों को खो देने, स्वास्थ्य बिगड़ने या संपत्ति के घटने का भय आदि। तभी तो लिप्तता की लगन चाहे जिस वस्तु या व्यक्ति से लगी हो, मन को अशांत ही रहती है। ऐसे में अनासक्ति का भाव हर मोर्चे पर मन को सुकून की सौगात देने वाला साबित होता है, साथ ही आत्म समीक्षा का अवसर देता है। स्वयं की समीक्षा के लिए व्यर्थ की चेष्टाओं से बचना
पहला कदम है। सब कुछ चाहते सहजते हुए अपने मनोभावों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अनुरक्ति का भाव संतुलित सोच में बड़ी बाधा है। हर विषय में मोह का बंधन सब कुछ मन मुताबिक ही चाहता है। ऐसे में स्वयं का आकलन करने और मन में झांकने के लिए बाहरी जीवन के बंधनों के प्रति आसक्ति के भाव से मुक्ति आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण मनोवैज्ञानिक से जुड़ी एक परंपरागत विधि है। निसंदेह मन को ठहराव देने वाला आत्म अवलोकन अन्य चीज़ों से विलग हुए बिना संभव नहीं। खुद को समझने जानने का परिणाम स्वनियंत्रण की सौगात के रूप में मिलता है। स्वयं पर नियंत्रण की यह स्थिति ही इंसान की असली शक्ति है। बाहरी बातों हालातों में से मन का न डिगना सुकूनदायक अनुभूति है। तभी तो विवेक और सजगता के लिए आत्मसंयम ज्ञान का मूल कहा जाता है। हर भटकाव से परे यह अपने भीतर झांकने की ही नहीं, मन को साधने की मना स्थिति भी बनता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, सफलता दूसरों द्वारा तय किया गया एक उपाय है। संतोष स्वयं आपके द्वारा तय किया गया एक उपाय है। स्वनियंत्रण से उपजा यह संतोष सचमुच शांति देता है। मौजूदा जीवन शैली में समझना जरूरी है कि आसक्ति क्षणिक हो या दीर्घकालिक मन को अशांत ही करती है। आसक्त मन को जीवन के किसी भी पहलू पर कुछ घटने बढ़ने का भय पल भर की चैन नहीं लेने देता। नश्वरता के विचार को स्वीकार तो आ ही नहीं पाती। कुछ भी मन मुताबिक न होने का डर सताता रहता। कुछ अनचाहा घटित हो जाने की पीड़ा हरदम मन स्थिति को घेरे रहती है। किसी विषय वस्तु व्यक्ति मनोभाव या परिस्थिति के प्रति विशेष रुचि रखने का जुड़ाव और चिंतन तथा चाहतों का कुछ विशेष बातों हालातों से गहराई से जुड़ जाने पीड़ा ही देता है। ऐसे में कुछ बदलने की आशंका भर ही मन में क्रोध डर व अशांति उपजा देती है। जबकि आसक्ति रहित इंसान विपरीत स्थिति में भी सुखी का संयत रहता है। वक्त के साथ कुछ बदलने खोने या दूर होने के प्रति स्वीकारता आती है। सहज मनोदशा के संग जीने का यह अंदाज हर हाल में मन को सुकून की सौगात देता है। अगला लेख है, यूरोप का नया कानून एशिया के लिए चुनौती। पिछले वर्ष सितंबर में यूरोपीय आयोग ने एक कानून का प्रस्ताव रखा था जिसके तहत उन सामानों पर प्रतिबंध लग जाएगा जिन्हें बनाने में जबरन श्रम का इस्तेमाल हुआ होगा। दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग जबरन श्रम वाली स्थितियों में काम कर रहे हैं, जिनमें आधे से अधिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की तुलना में जबरन श्रम में लगे लोगों की संख्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले वर्ष जब यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने पहली बार इस कानून का प्रस्ताव रखा तो आरोप लगे कि संघ का लक्ष्य चीन की शिनजियांग क्षेत्र से होने वाले सामानों के आयात को प्रतिबंधित करना है। इस कानून के प्रस्ताव से 3 महीने पहले यूरोपीय संसद ने शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों से निपटने के लिए ऐसे ही कानून की मांग की थी। हालांकि ब्रसेल्स ने उन सामानों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है जिन्हें बनाने में जबरन श्रम का इस्तेमाल हुआ हो। विश्लेषकों का कहना है कि चीन को लक्ष्य करके प्रतिबंध लगाना विश्व व्यापार संगठन के भेदभाव रहित कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। पर इस कानून के समर्थकों ने जोर दिया है कि यह इरादा
इरादतन सार्वभौमिक प्रकृति का है और यूरोपीय आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 तक दुनिया से जबरन श्रम खत्म कराने को प्रतिबद्ध है। जर्मनी में ग्रीस पार्टी की सांसद हेनरिक हान कहती हैं कि यह कानून विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व स्तर पर कॉरपोरेट या राज्य संचालित जबरन श्रम पर लागू होता है। सच कुछ भी हो, पर यह कानून दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चुनौती बन सकता है। अगला आलेख है माहौल बिगड़ने पर हो कार्रवाई। पिछले दिनों रामनवमी के दौरान कई जगहों पर माहौल बिगड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि यह कड़वा सच है कि उपद्रव व हिंसा से सभी लोगों को नुकसान होता है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टियां आगे आ जाती हैं। यह गलत है। इससे दोनों पक्षों के बीच की गहरी खाई बन जाती है, जिसको पाटने में लंबा वक्त लगता है। इसलिए माहौल बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाए हैं, ठीक उसी तर्ज पर उपद्रवियों के खिलाफ काम करना चाहिए। अगला आलेख है बेटियों को देनी होगी पूरी सुरक्षा। बेटियों को देनी होगी पूरी सुरक्षा। हर दिन खबरों में दुष्कर्म की घटना छपती है। एक दिन ऐसा नहीं होता कि इस तरह के समाचार नहीं आते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में हर दिन में रेप के औसतन 86 मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2 से 10 साल की बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म की घटना होती है, जो शर्मनाक है। इसको लेकर सभी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि बेटियों के सम्मान दिए बिना बेहतर व स्वास्थ्य समाज बनाना मुश्किल है। साथ ही अपने घरों में बच्चों को बेहतर माहौल व अच्छा संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। अगला आलेख है गलती से सीखें। वे लोग बहुत खास होते हैं जो भूल को भूल की तरह नहीं देखते। जब आप कोई नई गलती करते हैं, अगर वह आपसे अनजाने में हुई हो, तो आपको एक ऐसा सबक मिलता है जिसे आप जीवन भर याद रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप उस गलती को बार बार दोहराते हैं, तब वह आपके द्वारा किया गया वह कृत्य है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। जब आप गलती करते हैं तो वह भविष्य में कहीं न कहीं आपको दयनीय हालातों तक पहुंचा देती है। इसलिए जानबूझकर कुछ भी गलत करना आपके सही नहीं है। गलती या भूल वह होती है जो यह दर्शाती है कि जो सबक आपको मिल सकता था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। दोबारा या बार बार ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए सही नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो केवल उस चीज़ से, उस हालात से सीखिए और आगे बढ़िए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपनी गलती को पहचानना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरों की माफ़ी के हकदार हैं। पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी चेतना आपको इसके लिए परेशान कर दे सकती है। स्वयं को स्पष्ट करने की या अपनी गलती को न्यायसंगत ठहराने के बजाय अगर आप उस गलती पर काम करते हैं तो आपको उस भूल से बाहर निकाल सकती है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति को गलती निकालते हैं तो क्या आप खुद को उनसे अलग पाते हैं, या आप उस व्यक्ति को अपना ही भाग मानते हैं? क्या आपके शब्द उस व्यक्ति के मानसिक तनाव को और बढ़ा देते हैं या फिर उसकी चेतना को बढ़ाते हैं? कई बार आवश्यक होने के बावजूद जब आप किसी व्यक्ति को गलती को उजागर करते हैं तो कहीं न कहीं आप भी एक गलती ही कर रहे हैं। एक जागरूक व्यक्ति कभी अपनी एक गलती को बार बार नहीं दोहराता है। पहली बार में
ही उस गलती से सबक लेकर उसे कभी न दोहराने का प्रण लेता है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की गलती से सबक लेकर अपना जीवन जीता है और आगे बढ़ता है। इसी के साथ आज का संपादकीय समाप्त होता है।